हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं मनोज और आप देख रहे हैं पुलिस को। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स के एक एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट थिंकर थॉमस होब्स को। थॉमस होब्स जिन्हें मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी का फाउंडिंग फादर भी माना जाता है एंड आल्सो ही वाज द फाउंडर ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। थॉमस होब्स की ये जो पर्सपेक्टिव है पॉलिटिकल फिलोसफी का, इसे समझने से पहले ना हम उस कंटेक्स्ट को समझते हैं जिस कंटेक्स्ट में ये राइट करते हैं। जिस टाइम पे इनका बर्थ हुआ, जिस टाइम पे ये सोसाइटी में थे, उस टाइम पे सोसाइटी में चल क्या रहा था, तो बोलते उस सिचुएशंस को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थॉमस होब्स जब 17th सेंचुरी में राइट करते हैं तो इंग्लैंड जहाँ पे चल रहे थे सिविल वॉर, इंग्लिश सिविल वॉर जिसको नाम दिया जाता है। सो इस इंग्लिश सिविल वॉर में जो मेन कन्फ्लिक्ट चल रहे थे वो था फर्स्ट मोनैर्क, जो रूलर्स थे वहाँ के चार्ल्स वन, एंड जो पार्लियामेंट थी, इनके बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा था रिगार्डिंग रॉयल अथॉरिटी की। जो अथॉरिटी है वो किसके पास रहेगी, सुप्रीमेसी किसकी होगी, किंग की सुप्रीमेसी होगी या फिर पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी होगी। तो एक तो कन्फ्लिक्ट ये था। दूसरा था यहाँ पे रिलीजियस रिफॉर्म्स का, जहाँ पे प्रोटेस्टेंट एंड जो कैथोलिक क्रिश्चियंस हैं उनके बीच में कुछ कन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, वॉयलेंट कन्फ्लिक्ट चल रहे थे सोसाइटी में। तो ये जो सिनेरियो है, इस टाइम पे जो इनका एक्सपीरियंस होता है उसी को ये डिस्क्राइब करते हैं। उसके बेस पे ये अपनी थ्योरीज़ को जो है वो थ्योरीज़ डेवलप होती हैं, इनकी थ्योरीज़ जो है। तो ये पीरियड था कन्फ्लिक्ट्स का, ये पीरियड था इंस्टेबिलिटी का, चारों तरफ जो था ब्लड शेड था। तो इससे जो था वो इनकी पॉलिटिकल थॉट जो है वो इन्फ्लुएंस होते हैं। और मेन क्वेश्चन ये रेज करते हैं कि जब सोसाइटी में ये सारा कुछ चल रहा है, ये सारी प्रॉब्लम्स चल रही है, तो बोलते हैं कि ये फिर पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन कैसे किया जाए, एंड हाउ कैन सोसाइटी बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम सिविल वार। इस सिविल वार से सोसाइटी को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, इस क्योस को किस तरह से शांत किया जाएगा, हाउ टू प्रिवेंट दिस क्योस। तो इन क्वेश्चंस के आंसर भी ये खुद देते हैं, ये बताते हैं कि भाई इन सब क्योस का कारण है, इस सब कन्फ्लिक्ट्स का कारण है ह्यूमन नेचर। इन क्योस का मेन कारण है ह्यूमन नेचर। थॉमस होब्स जो है, इनकी पॉलिटिकल थ्योरी में जो ह्यूमन नेचर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड इन ह्यूमन नेचर के इस तरह से है, बोलते ये जो क्योस है इसकी वजह किस तरह ह्यूमन बीइंग है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो है वो नेचुरली कैसे होते हैं, सेल्फ इंटरेस्टेड नेचुरली है, बाय बर्थ नेचर के द्वारा गिफ्टेड है कि ये जो सेल्फ इंटरेस्टेड हैं, अपने इनके कुछ डिज़ायर्स हैं, है ना। बोलते सभी रफली इक्वल हैं फिजिकल और मेंटल एबिलिटी में, सभी पर्सन की कुछ डिज़ायर्स हैं, है ना। डिज़ायर वो किसी भी तरह की हो सकती है, पावर की है, प्रॉपर्टी की है, एंड सेल्फ प्रिजर्वेशन की है, अपने आप को किस तरह से प्रिजर्व रखा जाए, किस तरह सोसाइटी में बड़ा रखा जाए, है ना। तो बोलते ये सभी ह्यूमन बीइंग का नेचर ही ऐसा है, बायोलॉजिकल है ये। तो बोलते हैं कि जब ये कुछ ऐसा है, सभी इक्वल है और सभी को पावर चाहिए, तो फिर बोलते हैं कि अब पावर मिलेगी कैसे, तो पावर के लिए compete करना पड़ेगा। अब compete करेंगे तो इस कंपटीशन से मिसट्रस्ट या डिसट्रस्ट जो है वो रेज होता है, इनके आपस में जो है वो ट्रस्ट नहीं लोग एक दूसरे पे कर पाते हैं। तो बोलते हैं इस डिसट्रस्ट के कारण जो है वो कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। तो सिंपली ये कहते हैं कि मैन इज़ अ वोल्फ टू मैन, इंसान खुद दूसरे इंसान के लिए जो है वो लोमड़ी की तरह काम कर रहा है, भाई दूसरे का हक छीन रहा है, उसको मार कर जो है अपनी ताकत जो है उस पर सोसाइटी में बनाए रखना चाहता है। तो ये बोलते हैं हर ह्यूमन बीइंग का नेचर ही ऐसा है। सिंपली इनका मानना ये है कि जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं सोसाइटी में, इनका मेन रीज़न है ह्यूमन नेचर, इसके पीछे मेन फोर्स है ह्यूमन नेचर, बिकॉज ह्यूमन आर बाय नेचर दे आर क्योटिक। ठीक है, ये क्योटिक है, तो ये जो इनका व्यू पॉइंट है पेसिमिस्टिक। तो ये कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग तो बाय बर्थ ही ऐसा है और ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा ही करेगा। तो इसको ये एक जिसे समझाते हैं, जिसे ये नाम देते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर जो है ना एक मशीन की तरह है, इट इज़ अ लाइक अ मशीन जो मोशन में है। और ये मोशन को डिराइव कौन कर रहा है, ह्यूमन बिहेवियर को ड्राइव कौन कर रहा है, तो ड्राइव कर रहे हैं इसके दो इंपॉर्टेंट यहाँ पे नाम देते हैं, एपेटाइट एंड अवर्जन। एपेटाइट मीन्स भूख है, लालच है एक तरह से। तो बोलते हैं ह्यूमन बीइंग को काफ़ी भूख है अपनी डिज़ायर को फुलफिल करने की, क्योंकि डिज़ायर काफ़ी सारी हैं। किसी को पावर चाहिए, किसी को फाइनेंसेस चाहिए अच्छे से, किसी दूसरे की प्रॉपर्टी में भी कब्जा करना चाहता है, किसी का छोटा घर है वो उससे भी बड़ा चाहता है, हर कोई बोलता है ये ऐसा ही चाहता है। तो भूख बड़ी ज़्यादा है ना, लालच बहुत ज़्यादा है। और दूसरा अवर्जन है, कुछ फियर्स हैं उनको एक दूसरे से किस तरह से फियर है, वॉयलेंट डेथ की, कि कोई दूसरा उनको हार्म ना करे। जैसे कि उन्होंने मेन कंसेप्ट दिया कि मैन इज़ अ वोल्फ टू अदर मैन, है ना, एक दूसरे के लिए वोल्फ है।
तो बोलते हैं कि जब ये एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, है ना, इस वॉयलेंट डेथ से बचना पड़ेगा कि कोई उनको फिजिकली हार्म ना कर सके, मेंटली हार्म ना कर सके। तो इस कंसेप्ट को ये नाम देते हैं वॉयलेंट डेथ। और ये वॉयलेंट डेथ इनकी थ्योरी का एक सेंट्रल पॉइंट भी है। तो बोलते हैं कि इस एपेटाइट की वजह से क्या होगा, इस एपेटाइट की वजह से क्या होता है, क्योंकि ये रिजल्ट जो है क्या निकलेगा इसका कि ये अनलिमिटेड है। हमारी भूख जो है, इंसानों की जो भूख है ह्यूमन बींग्स की, अनलिमिटेड है। हमें सब कुछ चाहिए और जो कुछ मिल जाएगा उससे भी ज़्यादा चाहिए। तो बोलते हैं कि जब ये डिज़ायर ह्यूमन बींग की अनलिमिटेड है तो उससे क्या होगा कि जो रिसोर्सेज हैं वो तो अनलिमिटेड नहीं है, वो तो लिमिटेड ही रिसोर्सेज हैं। तो बोलते हैं कि जब डिज़ायर्स अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो इससे जो है वो फिर से क्या होगा, एक कोलिजन होगा सोसाइटी में, एक दूसरे के साथ कोलिजन होगा। एंड दिस कन्फ्लिक्ट इज़ नॉट मोरल फेलियर, ये मोरालिटी की बात नहीं है, बोलते हैं ये बायोलॉजिकल है। दिस इज़ बायोलॉजिकल प्लानिंग, है ना, किसी मोरालिटी को इसको सही या गलत ठहराया नहीं है, लेकिन बोलते हैं ये ह्यूमन बीइंग का नेचर ही कुछ ऐसा है कि ये करेंगे ही करेंगे इस तरह से। सो मीन्स इनका मेन पॉइंट यही है कि ह्यूमन बीइंग इज क्योटिक इन नेचर। अब इस क्योस को, ये जो प्रॉब्लम्स है, ये जो कन्फ्लिक्ट चल रही है सोसाइटी में ह्यूमन बीइंग के नेचर की वजह से, तो मतलब फिर इसको कंट्रोल किस तरह से किया जाए, इसको शांत किस तरह से किया जाए। तो इसके लिए ये सोल्यूशन देते हैं कि कि क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो है वो क्योटिक है, तो इससे उनको डर लगता है वोलेंट डेथ से, उनको सिक्योरिटी चाहिए, डिज़ायर है उनकी सिक्योरिटी की। अब सिक्योरिटी प्रोवाइड कौन करेगा, तो बोलते हैं कि इसके लिए ना एक कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। मींस आपस में एक सोसाइटी जो है एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है, साइन नहीं कर रही है, मींस अंडरस्टैंडिंग है, एक तरह से समझौता हुआ लोगों में आपस में कि भाई हमें अपने जो राइट्स हैं वो सरेंडर कर देने चाहिए इंडिविजुअल को, किसी एक को। अब कोई एक क्या होगा कि कोई एक अथॉरिटी होगी, द ट्रांसफर देयर पावर टू अ सोवरेन अथॉरिटी, कि कोई एक अथॉरिटी है जो हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी, वो जिसको हम अपने राइट सौंप रहे हैं वो उनको प्रोटेक्ट करेगा, वो हमें सिक्योर रखेगी, हमें इस फिजिकल हार्म से जो है वो बचाएगी, कन्फ्लिक्ट से बचाएगी, सोसाइटी में जो क्योस पड़ा हुआ है उसको रोकेगी। तो बोलते हैं ये ओनली तभी होगा बिकॉज द ओनली राइट दे रिटेन, ओके जी, ये तभी होगा जब कोई एक सुप्रीम अथॉरिटी होगी। एंड सिर्फ अथॉरिटी के पास सारे राइट सौंप दो, बस एक राइट होना चाहिए, बोलता है आपके पास वो होना चाहिए सेल्फ प्रिजर्वेशन का। मीन्स अपने आप को फिजिकल हार्म से किस तरह से बचाए, कि ह्यूमन बीइंग जो है उस सुप्रीम अथॉरिटी के अगेंस्ट तभी जाए जब उनको लगे कि भाई अभी तो ये हमें तो जान से मार देना चाहती है, अथॉरिटी हमें ख़त्म कर देना चाहती है, तभी जो है उसको अथॉरिटी को चैलेंज करना है, तभी रिवोल्ट करना है। अदरवाइज कोई दूसरे राइट्स हैं, कोई और किसी और राइट्स को एबोलिश किया गया, तब बोलता है ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तब वो सुप्रीम अथॉरिटी जो होगी उसकी ही चलेगी। आपको सिर्फ जब फिजिकल हार्म की, जब आपको मारने की कोशिश की जाती है, तभी आप जो है उसमें चैलेंज कर सकते हैं। सो इस एग्रीमेंट से क्रिएट होता है स्टेट। मीन इसके लिए, क्योंकि अब कोई एक तो संभालेगा, अब जो टेरिटरी पर्टिकुलर जहाँ पे उस सोवरेन अथॉरिटी का रूल होगा उसको नाम दिया जाएगा स्टेट। एंड अब इसके साथ में हम समझते हैं कि ये जो सोवरेनिटी का कंसेप्ट है ये किस तरह से डिफाइन किया गया है, लॉ एंड लिबर्टी है, एंड रिलीजन और स्टेट का क्या रिलेशन है। सो थॉमस होब्स, जो सबसे पहले हम जानेंगे सोवरेनिटी को। थॉमस होब्स जो है इनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन है एब्सोल्यूट सोवरेनिटी के रिगार्डिंग, जिसमें लेविथन का जो कंसेप्ट है ये भी इनके द्वारा दिया गया। थॉमस होब कहते हैं कि जो सोवरेनिटी होगी, जो सुप्रीम पावर है, वो एब्सोल्यूट होना चाहिए, मींस कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इंडिविजिबल होगा, कि कोई भी उसको चैलेंज कर सके कि भाई सोसाइटी में 4-5 ग्रुप बन जाते हैं और सभी की अपनी अपनी अथॉरिटी है, सभी के पास पावर है, ऐसा नहीं है। बोलते पावर सिर्फ एक के पास होना चाहिए, दैट मस्ट बी इंडिविजिबल एंड अनलिमिटेड। जिसके पास भी पावर होगा अनलिमिटेड होना चाहिए, कैसे भी वो पावर का यूज़ करे। और दूसरा, उस पावर डिवाइडेड नहीं होनी चाहिए कि किसी रिलीजियस ग्रुप के पास भी पावर है, कोई दूसरी कम्युनिटी है उसके पास में पावर है, एक क्लास है कोई सोसाइटी में उसके पास भी पावर है, ऐसा नहीं होगा। एक ही सुप्रीम अथॉरिटी जो वो होनी चाहिए। तो ये सुप्रीम अथॉरिटी कैसे होगी, ये कोई मोनार्क भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, मोनार्क भी हो सकता है, कोई रूलर, या फिर कोई असेंबली भी हो सकती है लोगों के द्वारा बनाई हुई। तो बोलते हैं लाइक पार्लियामेंट, है ना। तो बोलते इस तरह से कुछ हो सकता है, बट सुप्रीम होना चाहिए जो भी होगा, बिकॉज अथॉरिटी मस्ट बी सुप्रीम, सो दैट अगर ये बोलते हैं कि क्योंकि अगर ये डिवाइडेड होगा तो फिर जो है आपस में ही कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा, सिविल वार शुरू हो जाएगा। तो थॉमस होब्स जो है यहाँ पे सिक्योरिटी को मेन इंपॉर्टेंस देते हैं। ये कहते हैं कि लिबर्टी, जो इंडिविजुअल की लिबर्टी है, जो राइट्स है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी। किस तरह से इंडिविजुअल बीइंग को, ह्यूमन बीइंग को जो वो सिक्योर रखा जाए, और सिक्योर रखेगा कौन, वो सुप्रीम अथॉरिटी। उसके लिए बोलता है उनको जो कुछ यूज़ करना पड़े, कैसे भी करना पड़े वो करे।
सो नेक्स्ट ये लॉ एंड लिबर्टी की बात करते हैं। फिर कानून किस तरह से होंगे, कानून कौन बनाएगा, तो ये कहते हैं कि द कमांड ऑफ द सोवरेन, लॉज आर द कमांड्स ऑफ द सोवरेन। कानून वही होगा जो सोवरेन, जो सुप्रीम है, उनके द्वारा जो कमांड दी गई, उनके द्वारा जो कुछ बोला गया वही कानून है सिंपली। अब बोलते हैं लॉ क्रिएट क्यों है, क्योंकि जो लॉ है वो ऑर्डर क्रिएट करते हैं सोसाइटी में, रूल रेगुलेशंस मेंटेन करते हैं, जिससे बिकॉज अगर लॉज नहीं होंगे तो सोसाइटी में क्या होगा, केओस होगा, प्रॉब्लम होगी, वही कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा सोसाइटी में। हर कोई एक दूसरे के राइट्स को, हर कोई दूसरे पे जो है वो अपनी सुप्रीमेसी दिखाना चाहता है। तो बोलते हैं इसलिए एक सुप्रीम अथॉरिटी होनी चाहिए और उसके ही जो कमांड है उसी को फॉलो किया जाना चाहिए। लेकिन इनका जो कंसेप्ट है लिबर्टी का वो एक नेगेटिव कंसेप्ट है। किस तरह से, क्योंकि ये बोलते हैं कि जो यहाँ पे अथॉरिटी है, कोई भी अथॉरिटी है या कोई और भी पावर है, तो बोलते हैं उसका जो है ना कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए इंडिविजुअल की लाइफ में। ओके, तो नेगेटिव अथॉरिटी, नेगेटिव जो लिबर्टी है उसको ईसा बर्लिन के द्वारा एक्सप्लेन किया गया है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिबर्टी को, जहाँ पे ये बात करते हैं कि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, एक्सटर्नल ऑब्स्टेकल्स नहीं होने चाहिए। बट जो थॉमस होब्स है ये कहते हैं कि हाँ एक्सटर्नल ऑब्स्टेकल्स नहीं होने चाहिए, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन कहाँ तक लिबर्टी जो है वो कहाँ तक होनी चाहिए, जब तक सोवरेन पावर चाहे। मतलब आप जहाँ पे हम लिबर्टी का एक वाइडर कंसेप्ट देखते हैं, बिल्कुल ही टोटल इंटरफेरेंस अलाउड नहीं है। यहाँ पे थॉमस होब्स बोलते हैं कि जो रूलर बोलते हैं, जो सोवरेन पावर, जो सोवरेन है वो बोलता है, जो अथॉरिटी है वो बोलती है कि भाई हाँ ये लॉज के बाहर है, ठीक है, हमने इसके रिगार्डिंग लॉज नहीं बनाया, तब तक आप उसको इन्जॉय कर सकते हैं, आप उसमें लिबर्टी इन्जॉय कर सकते हैं। मीन्स जहाँ पे लॉज का गैप है आप वहाँ पे इन्जॉय कर सकते हैं, लेकिन जो बोल दिया गया है, जो अथॉरिटीज़ के द्वारा कमांड दे दी गई है, वहाँ पे फिर आप जो है आपकी कोई भी लिबर्टी नहीं रह जाती है ना। सो एज लॉन्ग एज सोवरेन हैज़ नॉट प्रोहिबिटेड योर एक्शन, जब तक सोवरेन आपको रोकता नहीं है तब तक आप लिबर्टी एंजॉय कर सकते हैं। जब सोवरेन आपको कमांड करेगा तो फिर वो एक लॉ है, आपको उसको फॉलो अप करना होगा। सो दिस इज़ द लॉ एंड लिबर्टी अकॉर्डिंग टू होब्स। इसके साथ में रिलीजन एंड स्टेट के बारे में होब्स का क्या कहना है। सो थॉमस होब्स जो है ये स्ट्रॉन्गली बिलीव करते हैं कि रिलीजन शुड नॉट हैव इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पावर, किसी भी रिलीजन के पास इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पावर नहीं होनी चाहिए। पावर शुड बी इन द हैंड्स ऑफ दैट अथॉरिटी, दैट सोवरेन वन मोनार्क और द असेंबली वट एवर इट इज़, इनके पास में पावर होना चाहिए। बिकॉज ये कहते हैं कि रिलीजियस अथॉरिटी मस्ट बी कंट्रोल्ड बाय द सोवरेन, रिलीजियस कन्फ्लिक्ट इज मेजर कॉज ऑफ सिविल वॉर। ये कहते हैं कि रिलीजियस जो अथॉरिटी है ये भी उस सोवरेन के पास ही होना चाहिए, जो मोनैर्क्स हैं या फिर असेंबली, इनके पास में ही इनका कंट्रोल होना चाहिए। बिकॉज मेन जो कन्फ्लिक्ट है सोसाइटी में, जो सिविल वार हो रही है, वो हो रही है इस रिलीजियस अथॉरिटी की वजह से, इस रिलीजन की वजह से। जैसे हमने बात करी स्टार्टिंग में कि कैथोलिक और जो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी है इनके बीच में चल रहा था एक वायलेंट कन्फ्लिक्ट, तो इसका जिसको ये मेन रीज़न मानते हैं सिविल वॉर का। सो यहाँ पे पॉलिटिकल अथॉरिटी मस्ट रिमेन सुप्रीम ओवर एवरी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। तो इस आइडिया से, इनके इस आइडिया से जो है कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के पास पावर नहीं होनी चाहिए। आज का ये जो कंसेप्ट है जहाँ पे हम बात करते हैं, मीन्स उस समय ये बात कर रहे थे सेक्युलरिज्म की, कि एक सेक्युलर स्टेट्स जो है वो होनी चाहिए। सो दिस मेक्स होब वन ऑफ द अर्ली डिफेंडर ऑफ सेक्युलर पॉलिटिकल ऑर्डर। नेक्स्ट हम जानते हैं थॉमस होब्स के कंट्रीब्यूशंस क्या रहे। सो वी हैव थॉमस होब्स इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल थ्योरी क्या है। ही गेव फर्स्ट सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक पॉलिटिकल थ्योरी। तो ये इनको जो फाउंडर है साइंटिफिक पॉलिटिकल थ्योरी का माना जाता है। इसके साथ साथ में ये बात करते हैं कि जो स्टेट्स हैं, जो स्टेट का ओरिजिन है वो किसी डिवाइन राइट्स की वजह से नहीं है। जैसे कि हम एनिशिएंट ग्रीस में देखते हैं कि जहाँ पे जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उनका माने कि जो स्टेट है उस पे डिवाइन राइट का कंसेप्ट है, कि एक किंग है, जो किंग है उसके पास में डिवाइन राइट है रूल करने का, कि वो गॉड का रिप्रेजेंटेटिव है, वही रूल करेगा। तो इसको रिजेक्ट करते हैं, बल्कि ये बोलते हैं कि स्टेट इस वजह से नहीं है कि ये डिवाइन राइट है, बल्कि ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, सो दैट द क्योस इन द सोसाइटी कैन बी मिनिमाइज्ड एंड कैन बी प्रिवेंटेड। उसको रोका जा सके, जो सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट्स है उनको कंट्रोल किया जा सके, उसको एलिमिनेट किया जा सके। इसलिए है सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, लोगों का आपसी समझौता है, इसलिए स्टेट बनते हैं।
सो ही क्लियरली डिफाइंड सोवरेनिटी, और सोवरेनिटी का हमने पढ़ा कि डिफेंड करते हैं सोवरेनिटी को, डिफाइन करते हैं उसको कि कंप्लीट सोवरेनिटी होनी चाहिए, कोई एक एब्सोल्यूट पावर होनी चाहिए। जहाँ पे ये सेक्युलर कंसेप्ट को भी रेज करते हैं, ये रिजेक्ट करते हैं कि किसी भी रिलीजियस ग्रुप्स के पास जो है वो पावर अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए। सो होप ट्रांसपोर्ट पॉलिटिकल फिलोसफी फ्रॉम मोरल स्पेकुलेशन टू साइंटिफिक रीजन, जहाँ पे अर्लियर जो थिंकर्स थे वो बात करते थे आइडियलिज्म की, कि स्टेट कैसी होनी चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, ये बात करते हैं रियलिज्म में। साइंटिफिक रीजनिंग की बात करते हैं कि किस तरह से जो कन्फ्लिक्ट है, ये तो आइडियलिज्म में हम सिर्फ सोचेंगे ऐसा नहीं है, वो तो इसको किस तरह से कंट्रोल करना है ये बात करिए आप, किस तरह से अथॉरिटी जो है वो किसके पास होनी चाहिए, आप इस प्रेजेंट टाइम पे ये उसको डिफाइन करते हैं। और इनके कुछ की वर्क्स हम जान लेते हैं, काफ़ी सारे इनके वर्क्स हैं, यहाँ पे हम कुछ एक आपके लिए लेके आए हैं, जैसे कि एलिमेंट्स ऑफ लॉ नेचुरल एंड पॉलिटिकल, जो इनका फर्स्ट पॉलिटिकल वर्क है। आप बुक्स के नाम याद रखिएगा ताकि जो है वो डायरेक्ट किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो है वो डायरेक्टली जो है ये पूछे जाते हैं। डी सीवे और ऑन द सिटीजन्स, फोकसिंग ऑन द राइट्स ऑफ सिटीजन एंड ओब्लिगेशंस ऑफ रूलर, जहाँ पे सिटीजन्स के राइट और रूलर्स के ओब्लिगेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। लेविथन जो इनका मास्टरपीस है, जहाँ पे ये सोवरेनिटी की बात करते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की जो इनके द्वारा दी गई उसको डिफाइन करते हैं अच्छे से, एंड ह्यूमन नेचर को जो है वो अर्ली डिस्कस यहाँ पे किया गया। सो ये इनका इम्पोर्टेंट कुछ वर्क्स हैं, जैसे बोहेमत और लॉन्ग पार्लियामेंट, जहाँ पे इंग्लिश सिविल वॉर के जो है वो ये डिफाइन करते हैं और डिटेल देते हैं कि कोज ऑफ कन्फ्लिक्ट क्या है। जिस तरह से हमने बात की कि जो चार्ल्स थे, किंग चार्ल्स थे, उनके और पार्लियामेंट के बीच में था, तो उसको जो है वो अच्छे से डिफाइन कर रहे हैं रिलीजियस कन्फ्लिक्ट को, उस टाइम पे जो इंग्लिश सिविल वॉर जो यहाँ पे चल रहा था। तो एंड में हम ये इसका कंक्लूजन से पहले क्रिटिसिज्म जान लेते हैं। क्रिटिसिज्म क्यों हुआ होब्स का? होब्स थ्योरी जो है ये काफ़ी पेसिमिस्टिक जो है वो है, ऐसा माना जाता है जो क्रिटिक्स हैं उनके द्वारा। ये तो काफ़ी निराशावादी है, जहाँ पे मतलब ह्यूमन बीइंग जो है उसको बस होब्स के अकॉर्डिंग जो है वो कन्फ्लिक्टिंग ही है, कि ह्यूमन बीइंग जो है ये इनका नेचर ही ऐसा है कि ये कन्फ्लिक्ट करते हैं, ये क्योस करते हैं सोसाइटी में। और दूसरा ये डिफाइन करते हैं एब्सोल्यूट सोवरेनिटी को। तो आर्ग्यूमेंट्स इसके रिगार्डिंग में है। क्रिटिसिज्म किस बात पे हुआ कि जो आप एब्सोल्यूट पावर की बात कर रहे हैं, एब्सोल्यूट सोवरेनिटी की बात कर रहे हैं, इससे तो डिक्टेटरशिप होगा, फिर जो सुप्रीम अथॉरिटी है वो तो एक डिक्टेटरशिप की तरह जो है वो काम करेगी। इंडिविजुअल लिबर्टी को बिल्कुल ख़त्म करते हैं, जहाँ पे ये सिर्फ बात करते हैं कि सिर्फ जो सेल्फ प्रिजर्वेशन की बात आती है तभी जो है वो इंडिविजुअल जो है प्रोटेस्ट करे, अदरवाइज़ कोई भी लिबर्टी नहीं है। जो स्टेट प्रोवाइड करेगा लिबर्टी बस उतना सा है, जितना गैप स्टेट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है उसी को वो इन्जॉय करे, बाकी सारे राइट्स जो है वो समर्पित करने की बात की जाती है उस सॉवरेन को। सो होब्स जो है वो कम्प्लेक्स, जैसे कि यहाँ पे होब्स ने ना जो ह्यूमन बींग्स है, हमने पहले भी बात किया कि पेसिमिस्टिक है, ये बोलते हैं कि ह्यूमन बींग क्योटिक है, लेकिन जो क्रिटिक्स हैं उनका कहना है कि इन्होंने जो ह्यूमन बींग इतना कम्प्लेक्स नेचर है, सभी ऐसा नहीं है, इन्होंने बस एक लाइन में डिफाइन कर दिया, लीनियर में ही जस्टिफाई कर दिया कि ह्यूमन बींग बस मशीन की तरह काम कर रहे हैं, जिनको लालच है, एपेटाइट है और एवर्जन है, बस दो ही है कि मीन एक तो भूख है उसको अपने डिज़ायर को फुलफिल करने की, और दूसरा उनको डर है ताकि उनको फिजिकली हार्म ना किया जा सके, एवर्जन है। तो बोलते इन दो चीज़ों से ही ये जो वायलेंट डेथ कंसेप्ट है कि यही चीज़ें जो है ह्यूमन बिहेवियर को डिराइव करती हैं। तो थिंकर्स का कहना है कि ऐसा नहीं है, मोरल कॉन्शियसनेस भी होती है, एम्पैथी भी होती है ह्यूमन बीइंग्स में, सिर्फ आपने उनको इसी दो पॉइंट्स में ही आपने उसको डिफाइन कर दिया ह्यूमन बीइंग में, तो ऐसा नहीं है ह्यूमन नेचर। सो थिंकर जो है बाद में जैसे जॉन लॉक की जो लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल राइट्स की बात करते हैं, जीन रूसो जो है वो पॉपुलर सॉवरेनिटी को डिफाइन करते हो, जनरल विल को भी डिफाइन करते हैं कि जो सोसाइटी हो जनरल विल का कंसेप्ट है, कोई एक एक्सट्रीम एक सोवरेन पावर नहीं होनी चाहिए। सो कंक्लूजन में हम ये कहें कि थॉमस होब जो है इनका प्राइमरी कंसर्न सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर एंड सिक्योरिटी का है, कि सोसाइटी बस रूल रेगुलेशन से चले, सभी रूल्स को फॉलो करें, है ना, दूसरे को हार्म ना करें, और सिक्योरिटी प्रोवाइड करे स्टेट जो है, जिसके लिए क्या होगा, ये बोलती है कि अगर सोसाइटी में सोवरेन पावर नहीं होगी तो क्या होगा सोसाइटी में,
क्योस होंगे सोसाइटी में, कन्फ्लिक्ट्स चलते रहेंगे। एंड स्ट्रॉन्ग सोवरेन होगा तो क्या होगा, पीस बना रहेगा सोसाइटी में, सिक्योरिटी बनी रहेगी, ऑर्डर मेंटेन रहेगा। तो इनकी पॉलिटिकल थ्योरी प्रायोरिटाइज करती है स्टेबिलिटी को फ्रीडम के ऊपर, ये फ्रीडम के ऊपर रखते हैं स्टेबिलिटी को, स्टेबल होना चाहिए फ्रीडम चाहे ना हो, ये बात करते हैं होब्स। सो हम उनसे माने या ना माने, एंड में ये हम बोल सकते हैं कि थॉमस जो है वो मॉडल पॉलिटिकल डिबेट्स जो होती हैं आज प्रेजेंट डे में, जहाँ पे सोवरेनिटी का कंसेप्ट है, अथॉरिटी का है, लिबर्टी का है, तो ये उनके थॉट्स का एक रिफाइंड वर्जन हम यहाँ पे मान सकते हैं। तो आज के इस सेशन में इतना ही। नेक्स्ट हम जानेंगे कि जॉन लोकी जो है या फिर रूसो जो है वो किस तरह से जॉन लोकी के द्वारा जो मेनली जो किस तरह से इनको जो है वो क्रिटिसाइज़ किया जाता है, किस तरह से इनको चैलेंज करते हैं। आज के सेशन में इतना ही। होप सो यू फाइंड इट यूजफुल, and if so, do like, share the video and subscribe the channel. Till then, thank you, have a good day.